वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम और उसमें हम कर रहे थे हाइड्रोलिक सिस्टम। और हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने पढ़ लिया है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उसके अलावा हमने उसमें पढ़ा खास तौर पर ऑयल्स, हाइड्रोलिक ऑयल्स और सील्स के बारे में। हाइड्रोलिक ऑयल्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसका फंक्शन है, वो हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा जो सील्स यूज करते हैं, रबर है, लेदर है, डिफरेंट मटेरियल्स की जो सील्स हैं उनके बारे में पढ़ा और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ी। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेंटेनेंस क्या है ये तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है ना। मेंटेनेंस क्या होती है? टू अपकीप द सिस्टम, ठीक है ना, ताकि वो जब भी उसकी जरूरत हो, जब भी वो यूज में हो तो वो सही तरीके से काम करे, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत क्या है ये भी आप लोग जानते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी इंसान किसी भी तरह की मशीन यूज करता है तो उसको पता होता है कि उसको मेंटेन कराना कितना जरूरी है। जैसे आप लोग बाइक यूज करते हो, अगर टाइम पे उसको मेंटेन कराते हो, आप सर्विसिंग कराते हो तो उसका फायदा है कि नहीं है। इसी तरह से और भी कोई मशीन हम यूज करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस अगर हम करते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। तो उनमें से कुछ फायदे मैं आपको इसमें बता रहा हूं। जो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या फायदा है मेंटेनेंस कराने का, सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी का। किसी भी इंडस्ट्री में सेफ्टी जो है सबसे प्राइम होनी चाहिए। जो वहां पर काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज जो है हमारे पास कि जो काम कर रहा है उसकी सेफ्टी हो वहां पर, ठीक है। तो वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ एवरीवन हु इंटरेक्ट्स विद द इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट हमारा सही तरीके से मेंटेन्ड है तो जो उसके आसपास जो उसके काम करने वाले हैं, उस पर काम करने वाले, उनकी सेफ्टी बनी रहती है। वो कैसे? अगर हमने उसको मेंटेन नहीं किया। मेंटेन ना करने का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है मान लो उसमें ऑयल भी फ्लो कर रहा है, हाई प्रेशर पे भी फ्लो कर रहा है, हो सकता है हाई टेम्परेचर पे भी फ्लो कर रहा हो, और मूविंग पार्ट्स भी हैं, ठीक है। अगर उनको टाइम टू टाइम अगर चेक ना करें या मेंटेन ना करें या वियर आउट पार्ट्स को हम रिप्लेस ना करें तो क्या हो सकता है। मान लो हमारा जो प्रेशर वाल्व है या प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो हमारा खराब हो गया है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि जो हमने प्री डिटरमाइंड जो प्रेशर रखा हुआ था उसका, उससे ज्यादा प्रेशर उसमें सिस्टम के अंदर डेवलप हो सकता है। तो वो ज्यादा डेवलप हो गया तो क्या होगा, फट सकती है पाइप या हाई प्रेशर फ्लूइड बाहर आ जाएगा। तो उसके आसपास जो रहने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, वो अफेक्टेड हो सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, फ्लूइड का हाई टेम्परेचर हो जाए, हो सकता है कि वो ज्यादा टेम्परेचर पे काम करो और उसका हीट एक्सचेंजर हमारा प्रॉपर काम ना कर रहा हो, हीट को रिलीज ही ना कर पा रहा हो, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोई पार्ट लूज है, अगर वो मोशन में है हाई वेलोसिटी पे, अगर वो लूज पार्ट अगर अलग होके छिटक के टकरा जाए किसी ऑपरेटर से तो उसको भी नुकसान पहुंचे। तो सेफ्टी को हमने बनाए रखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो मेंटेन की जाए मशीन, ठीक है, या जो हाइड्रोलिक सिस्टम उसको मेंटेन किया जाए। फिर आता है कॉस्ट फैक्टर। अगर हम चीजों को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो हमारा जो उसको रनिंग कॉस्ट है या इक्विपमेंट की जो हमारी कॉस्ट है चलाने की, वो भी कम हो जाती है। वो कैसे? वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट्स कैन बी अवॉइडेड रिप्लेसिंग ऑफ worn आउट पार्ट्स फ्रीक्वेंटली, thus सेव्स मनी। जो वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट्स हैं उसमें हम जो है जो worn आउट पार्ट है बार बार उसको बदलने नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने टाइम पे चेक कर लिया। अब इसमें होता क्या है, फ्लूइड पावर में या हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि जो ऑयल है वो मूव कर रहा है सभी जगह, उसके साथ कई बार क्या हो जाता है कॉन्टामिनेशन चले जाते हैं, कुछ डस्ट या इस टाइप से चले जाए तो वो कुछ पार्ट्स जो है वो वियर आउट जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो बार बार उनको बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऑयल को ही चेक कर लें टाइम पे, अगर वो उसमें गंदगी है उसको सफाई कर दें, ठीक है, या प्रॉपर फिल्टर हम चेक करें कि गंदगी जाए ना, या है तो वो निकल जाए, तो क्या होगा कि वो वियर आउट टाइम पे जल्दी जल्दी नहीं होंगे। तो फ्रीक्वेंटली अगर चेंज नहीं करेंगे पार्ट्स को तो पैसे बच गए उसमें हमारे। या मान लो हमने टाइम पे चेक नहीं की चीजें, हमें टाइम पे रिप्लेसमेंट नहीं की, तो वो बड़े ब्रेक डाउन में कन्वर्ट हो जाती है फिर वो, ठीक है ना। मान लो आप बाइक यूज करते हो, अगर उसका कोई
आपने चेक नहीं कराया और चलाए जा रहे हो, उसमें अगर कोई नट बोल्ट अगर लूज है वो निकल जाए तो चलती बाइक पे आपका क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, चोट लग सकती है ना। इसी तरह से चोट भी लगेगी और उसका खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। तो सेफ्टी प्लस कॉस्ट दोनों ही मैटर करती हैं। तो उस बार हम प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो हमारा जो है वो पैसे भी बचते हैं। डाउन टाइम, डाउन टाइम क्या है, जितनी देर तक मशीन बंद रहे वो होता है डाउन टाइम। अगर अगर मेंटेन नहीं है इक्विपमेंट हमारा तो डाउन टाइम बढ़ सकता है। वेल मेंटेन्ड equipments have lesser downtime because cleaning and checking the hydraulic system takes only few minutes while breakdown can take weeks to be repaired। तो loss of productivity, अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम चेक कर रहे हैं, हम टाइम पे हमने चेक किया तो उसमें तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, भाई हाँ ये खराबी है, ये खराबी, उसी टाइम पता लगेगा, उसको चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने चेक नहीं किया थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में, लेकिन वो बाद में कोई बड़ा पार्ट खराब हो जाएगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या होगा कि हफ्ते तक भी मशीन को बंद करना, यानी कि काफी टाइम लग जाएगा उसको वापस रनिंग में लाने के लिए। तो वो डाउन टाइम, उस टाइम पे जो प्रोडक्शन होनी थी वो नहीं हुई तो काफी लॉस हो जाएगा उसमें। तो मेंटेनेंस का ये फायदा है कि हमारे को सेफ्टी भी मिलती है, कॉस्ट फैक्टर भी है और डाउन टाइम भी हमारा कम रहता है। तो इन नटशेल क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली सर्विस एंड चेक द हाइड्रोलिक सिस्टम to ensure that a minor issue does not become a fault, because a fault can become an extremely expensive breakdown। ठीक है ना। तो ये इसकी है नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम को मेंटेन कैसे करें, तो उसके 4 तरीके हैं। एक तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा करेक्टिव और रिएक्टिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये इन चीजों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और आपका एक सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग, उसमें भी ये चीजें आप पढ़ोगे। तो थोड़ा आइडिया इसमें दे देते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, इट इज द रेगुलर मेंटेनेंस विच इज परफॉर्म्ड ऑन द इक्विपमेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेक डाउन। तो जो भी इक्विपमेंट होता है उसका एक शेड्यूल आता है मेंटेनेंस का कि भाई हमने 1 हफ्ते के बाद ये चेक करना है, 15 दिन के बाद ये चेक करना है, या डेली बेसिस पे ये चेक करना है, या मंथली बेसिस पे ये चेक करना है। वो क्या मतलब है उसका कि मशीन तो ठीक ही चल रही है लेकिन फिर भी हमें चेक करना है क्योंकि हम उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं किसी ब्रेकडाउन से, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हम डेली बेसिस पे चेक करेंगे, ऑयल मान लो हम ऑयल को चेक करना, हम हफ्ते में एक बार ऑयल को चेक कर लेंगे, या उसके जो पंप वगैरह हैं, ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ टाइम के बाद उनको चेक करना। जैसे फिल्टर है वो हफ्ते के बाद क्लीन करने हैं, चेक करना है, ठीक है। तो वो क्या पूरा शेड्यूल होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, उसको फॉलो अगर करते हैं तो हम बड़े ब्रेकडाउन से बच जाते हैं, ठीक है। और कुछ पार्ट्स होते हैं जो थोड़े बहुत जो हैं वो घिस गए हैं, अगर वो चल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको उस टाइम पे हम बदल सकते हैं। तो वो करेक्टिव मेंटेनेंस में भी आ जाता है। रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग ए कंपोनेंट फाउंड फॉल्टी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो उसमें करेक्टिव मेंटेनेंस भी उसमें ऐड हो जाती है। हमने प्रिवेंट तो कर दिया लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज है जो कि थोड़ा खराब होने वाली है, जो कि आने वाले समय में खराब हो सकती है, ठीक है। और ऐसे समय में खराब हो सकती है कि उसका दोबारा इंस्पेक्शन के टाइम से पहले, तो बीच में अगर खराब होगी तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि इस टाइप के पार्ट्स को चेंज कर देना या रिपेयर कर देना, ठीक है ना। उससे क्या है कि वो बड़ा फॉल्ट होने से बच जाएगा, हमने टाइम पे चेक कर लिया। उसके बाद है रिएक्टिव मेंटेनेंस, इसको हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द रिपेयर्स दैट आर डन टू फिक्स द इक्विपमेंट दैट इज ऑलरेडी ब्रोकन। ये वाली मेंटेनेंस है जब उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है ना। हमने सारे काम किए लेकिन फिर भी कोई ना कोई पार्ट जो है उसकी लाइफ पूरी हो गई, या तो है, या फिर हमने ध्यान नहीं दिया, कोई ना कोई पार्ट खराब हो गया, उसके अंदर कोई चीज टूट गई, तो फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करनी पड़ती है। उसको रोक के, सारा काम उस पर रोक के, और वो कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्ते के लिए जो भी उसका टाइम लगेगा उसमें, तो वो किया जाएगा। तो रिएक्टिव का मतलब है रिएक्ट करना, जब कुछ हो गया उसके बाद रिएक्ट करना, ठीक है ना। एक तो होता है अपने आप को बचाना, वो प्रिवेंटिव हो गया, ठीक है। और रिएक्टिव क्या है कि कुछ होने के बाद हम क्या करें, अब उसमें मशीन खराब होगी या इक्विपमेंट खराब है या सिस्टम खराब हुआ है, तो उसको रोक दिया, उसको पूरा खोला है, या उसका जो भी पार्ट चेंज करने हैं सारे वो चेंज करें, तो टाइम लगेगा उसमें
ठीक है, इससे हमने बचना चाहिए, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस से बचना चाहिए। तो उसी के लिए हम प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। एक और मेंटेनेंस होती है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, या इसको बोलते हैं कंडीशन मॉनिटरिंग। ये भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है हाइड्रोलिक सिस्टम को मेंटेन रखने का। ये क्या करते हैं कि सेंस करता है, प्रिडिक्ट करता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे प्रिडिक्टिव का प्रिडिक्शन से बना है, इसको दूसरा नाम है कंडीशन मॉनिटरिंग, कि जो सिस्टम उसकी कंडीशन की मॉनिटरिंग करना, चेक उसको गौर से देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, यूज सेंसर डिवाइस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम एंड कंपोनेंट्स एंड प्रॉम्प्ट्स द पर्सनल टू परफॉर्म मेंटेनेंस एट द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन इट इज नीडेड। अब ये क्या है, अब कुछ सेंसर यूज करते हैं हम, ठीक है, या कोई तरीके ऐसे यूज करते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि भाई ये फॉल्ट आने वाला है। मान लो पंप है या पंप के साथ मोटर लगी है, उसकी साउंड को चेक कर सकते हैं हम, उस पर सेंसर लगा के उसके अंदर कोई ऐसी अनयूजुअल साउंड तो नहीं है। उस अनयूजुअल साउंड का मतलब है उसका कोई बियरिंग या तो खराब होने वाला है या कुछ ना कुछ उसके अंदर फॉल्ट आने वाला है। एक तो होती है नॉर्मल साउंड, हम गाड़ी भी चलाते हैं तो उसमें एक नॉर्मल साउंड अलग होगी, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मल साउंड आ गई तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है। या फिर जैसे ऑयल की थिकनेस है, उसकी विस्कोसिटी चेक करनी है, या उसका कलर चेक कर लिया कि भाई उसका वो नॉर्मल से अगर डेविएट कर रहा है तो उसका मतलब उसको चेंज करने का टाइम आ गया, उसके अंदर कोई फॉल्ट आने वाला है। तो ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, तो इसका भी बहुत यूज है। तो मेन इसमें यही है कि सेंसर यूज करते हैं, ठीक है, सेंस करते हैं, विजुअली भी चेक कर सकते हैं हम उनको और फिजिकली भी उनको चेक कर सकते हैं। कंडीशन मॉनिटरिंग है, वो मॉनिटरिंग है हमारी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करते हैं जो कॉमन फॉल्ट्स इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम, उनमें कौन कौन से फॉल्ट हमें मिल सकते हैं। एक तो उसमें अचानक बहुत ज्यादा आवाज आने शुरू हो जाए, शार्प नॉइज, शार्प राइज इन नॉइज, और एक्सेसिव लीकेज होना शुरू हो जाए। एक फॉल्ट क्या है कि उसकी सील फेल हो जाए उसकी, ठीक है ना, उसमें लीकेज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी सील फेल हो गई है, या उसके जो सिस्टम का जो प्रेशर हमने सेट करा था उससे वो बहुत ज्यादा हो जाए, या प्रेशर जो है वो लॉस हो रहा है उसका कहीं ना कहीं, और ऑयल के टेम्परेचर में शार्प राइज हो जाए, एक फॉल्ट वो है। या जो हमारे इक्विपमेंट जो मशीनरी यूज कर रहे हैं उससे उसकी स्पीड में कमी आ जाए, या पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम आ जाए, या जो ऑयल है हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है उसकी लाइफ कम हो जाए, उसको बार बार बदलना पड़ सकता है, तो वो एक फॉल्ट है। तो एक चीज है जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ज्यादातर फॉल्ट्स हैं वो फ्लूइड की वजह से हो सकते हैं। फ्लूइड कैरी करता है कॉन्टामिनेशन, और वो कॉन्टामिनेशन अगर हमारे डिफरेंट पार्ट्स में चले जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो वो जहां भी जाएगा वहां पर कुछ ना कुछ वो नुकसान करेगा। तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जो कॉन्टामिनेशन है ऑयल के द्वारा वो पूरे सिस्टम में फैल जाना, ठीक है। मान लो जो ऑयल यूज किया उसके अंदर ऑलरेडी कुछ गंदगी थी या डस्ट थी या रेत मिट्टी कुछ इस टाइप के थे कण, और वो जैसे जैसे मान लो प्रेशर रेगुलेटर में गए, वाल्व्स के अंदर गए या पिस्टन के अंदर गए, तो वहां पर वो उसको खराब कर देंगे, वियर आउट कर देंगे, है ना। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई सारी चीजें, अगर एक पार्ट खराब होता है, कंपोनेंट अगर खराब काम कर रहा है तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा कंपोनेंट भी समय के साथ साथ वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा, तो पूरा पूरा सिस्टम धीरे धीरे पूरा ही खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑयल को हमें खास तौर पे देखना पड़ता है। तो इंस्पेक्शन ऑफ ऑयल, उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, उसकी अपीयरेंस चेक करते हैं, उसकी स्मेल चेक करते हैं, उसकी विस्कोसिटी देखते हैं, उसकी ये देखते हैं उसमें ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन हो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, या उसकी पीएच वैल्यू तो नहीं चेंज हो गई जितनी उसकी हमने रखी है, सेट की है उसके लिए, या उसके अंदर जो है वो तो नहीं मिक्स हो गया, क्या नाम है, एयर बबल्स तो नहीं मिक्स हो गए, फॉर्मिंग तो नहीं करने लगा वो, या उसके अंदर वाटर कंटेंट तो नहीं आ गए कहीं से, ठीक है। एयर के थ्रू वाटर कंटेंट भी आ सकते हैं और एयर बबल्स भी बन जाते हैं, वो फॉर्मिंग का भी कारण बनता है, या उसके अंदर सॉलिड कंटेंट्स तो नहीं आ गए। तो ये सारे जो है हमें इंस्पेक्शन करनी होती है ऑयल की। उसमें एक विजुअल चेक्स भी होते हैं ऑयल के, उसमें हम क्या क्या देखते हैं, तो उसकी अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या है कि उसका कलर जो है क्या नाम है, वो ब्राइट है या हेजी है या क्लाउडी है, उसकी जो अपीयरेंस है ऑयल की। एक तो आपने देखा ऑयल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर होता है, क्लियर है, इसका मतलब वो ठीक है। अगर उसी ऑयल में हम कुछ मिला दें, आप वैसे भी किसी ऑयल में कुछ मिलाओगे तो उसके अंदर वो हेजी या क्लाउडी हो जाएगा,
इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्टामिनेशन आ गया है या उसके अंदर एयर ट्रैप हो गई है। ठीक है, तो उसको हमें विजुअली चेक कर सकते हैं और उसका कलर चेक कर सकते हैं। अगर डार्क कलर हो गया है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गया है या एक्सेसिव कॉन्टामिनेशन हो गया है। ठीक है, उसके अलावा ऑयल की जो नॉर्मल स्मेल है उससे अलग स्मेल आने लगे, खासतौर पर जो जलने की स्मेल है, तो उससे वो ऑर्डर में चेक करते हैं, वो पता लग जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज या बर्न्ट ऑयल है उनमें ज्यादातर वो बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो उसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, कंटामिनेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो कारण यह कि जब हमने नया सिस्टम इंस्टॉल किया था उस टाइम पे हमने उसको पूरी तरह से उसकी सफाई नहीं की। ठीक है, तो उसके अंदर जो गंदगी या कुछ इस टाइप के पार्टिकल्स या पैकिंग के पार्टिकल्स इस टाइप के कुछ रह गए, वो सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। दूसरा, फ्लूइड जो यूज कर रहे हैं हम या ऑयल जो यूज कर रहे हैं उसका जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी कुछ कॉन्टामिनेशन था, हमने चेक नहीं किया उसको डालने से पहले सिस्टम के अंदर, तो उससे भी जो है पूरे सिस्टम में वो गंदगी पहुंच सकती है। ठीक है, फिर है केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑयल। मान लो ऑयल जो है वो कहीं पर सिस्टम में काम कर रहा है, वहां पर टेम्परेचर या प्रेशर उसके मुताबिक नहीं है जिसके हिसाब से हमने उसको लिया है, या हमने गलत ऑयल सिलेक्ट कर लिया, या उसके अंदर जो सर्विस कंडीशन है वो चाहिए, तो केमिकल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो केमिकल ब्रेकडाउन से वो क्या है कि वो उसके कंपाउंड अलग अलग जो है वो कॉन्टामिनेट कर देंगे सिस्टम को। तो कहीं पर अगर हमारा ब्रेकडाउन हो गया तो वो कॉन्टामिनेशन का कारण बन सकता है। और कैविटेशन, कैविटेशन मान लो कहीं पे हो रहा है, कैविटेशन क्या होता है वो आपको मैं बता चुका हूं पंप वाले चैप्टर में। तो जो सरफेसिस से जो जो इरोजन होके जो मटेरियल निकल रहा है वो भी कॉन्टामिनेशन का कारण बनता है, वो भी एक कॉन्टामिनेशन ही है। ठीक है, और एयर अगर एंटर कर जाए सिस्टम में, मान लो ब्रीदर भी लगा होता है उसके अंदर, हम जब प्रेशर उसके अंदर टैंक के अंदर ज्यादा हो तो एयर ब्रीदर भी लगाते हैं, उस ब्रीदर के थ्रू एयर अंदर आ सकती है। तो एयर अपने साथ डस्ट भी ला सकती है और मॉइस्चर भी ला सकती है, तो वो भी एक कॉन्टामिनेशन का कारण है। ठीक है, और अगर हम मेंटेनेंस प्रॉपर ना करें, मान लो हमने सिस्टम को मेंटेनेंस करने के लिए खोला है और खोल के उसके पार्ट्स को ऐसी साफ जगह ना रखा है, गंदी जगह रख दिया, या वापस लगाते हुए हमने ढंग से नहीं लगाए सफाई करके, तो वो गंदगी सिस्टम के अंदर चली जाएगी, तो वो कॉन्टामिनेशन का भी कारण बन सकता है। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ कॉन्टामिनेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम। ये जितने भी पॉइंट्स हैं थियोरेटिकल पॉइंट्स हमारे सारे सारे ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना पॉइंट वाइज। उसके बाद है प्रॉब्लम्स काज्ड बाय कंटामिनेशन। आ गया कंटामिनेशन उसके अंदर, तो उससे हमारी समस्या क्या बनती है, हमारे उस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, तो रैपिड वियर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर गंदगी उसके अंदर गई, गंदगी डस्ट के रूप में भी चलेगी या पार्टिकल्स के रूप में जो गई है, तो वो वियर टीयर जो है वो कंपोनेंट्स की बढ़ा देगी, क्योंकि मूविंग पार्ट्स में अगर जाएगा तो वो घिसा, जैसे जैसे वो साथ साथ वो पार्टिकल्स उसका मूव करेंगे तो वो सरफेस को भी वियर आउट कर देंगे। इसी तरह वाल्व से उनके थ्रू जाएगी तो वाल्व वियर आउट हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये कि रैपिड वियर हो जाएगी कंपोनेंट्स। देखो घिसना तो है उनको, लेकिन कॉन्टामिनेंट्स की वजह से वो जल्दी घिस जाएंगे और सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी पुअर हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है ना। और उसके अलावा स्लगिश ऑपरेशन सीजर, जो वाल्व्स वगैरह लगे हैं या एक्चुएटर हैं, अब उसके अंदर अगर कंटामिनेशन है तो वो जो मूवमेंट उसकी फ्री होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, बल्कि स्लगिश हो जाएगी या वो जाम भी हो सकते हैं। और इन्हीं की वजह से सील्स जो है वो हमारी डैमेज भी हो सकती हैं, कंटामिनेशन की वजह से सील भी डैमेज हो सकती हैं और उसकी वजह से लीकेज भी हो जाएगी। और इसका एक और क्या इफेक्ट हो सकता है कि जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो इसलिए गंदगी को हमें सफाई करना जरूरी है। फ्लूइड सिस्टम जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको पूरा क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो इसमें हम बताते हैं। नंबर 1, क्लीनिंग ऑफ पाइप ट्यूब्स बिफोर यूज, यानी कि जब लगाया हाइड्रोलिक सिस्टम हमने इंस्टॉल करना है तो उससे पहले उसकी जितनी पाइप या ट्यूब जितनी भी यूज करते हैं तो उसको अच्छे से चेक कर ले और साफ कर दें। और दूसरा, बीच बीच में हम क्या कर सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है स्टार्ट में भी या बीच में भी यूज
हम कर रहे हैं उसको, तब भी उसको पूरा पूरा फ्लश कर दें सिस्टम को। फ्लश का मतलब क्या है कि एक बार उसमें से ऑयल जो हम यूज करना, हाइड्रोलिक ऑयल, एक बार उसमें से पूरा पास करके उसको बाहर निकाल लें। फिर उसको देखें, हाइड्रोलिक ऑयल को चेक करेंगे साथ में गंदगी आई है, अगर आ रही है फिर दोबारा फ्लश कर सकते हैं। तो फ्लशिंग से है कि पूरी पूरी क्लीनिंग हो जाएगी, उसी ऑयल से करना है। फिर उसके बाद हम वर्किंग में ले आएंगे। ठीक है, अगर हम उसको ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो अंदर है वो सर्कुलेट बार बार होता है, क्योंकि वो क्लोज सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम, तो ऑयल वो बार बार जाएगा, बार बार यूज होएगा। ठीक है, तो उसमें हम फ्लशिंग से क्या है कि गंदगी एक बारी में बाहर आ जाएगी। फिर उसके बाद है यूज ऑफ फिल्टर एट वेरियस लोकेशंस। तो जहां जहां भी हमें लगता है कि जो सेंसिटिव पॉइंट्स, जहां पर अगर गंदगी चलेगी तो नुकसान करेगी, तो वहां पर हम फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो हम रिजर्वर में लगा ही रहे हैं कि जहां से हमने ऑयल को खींचना है, उसके अलावा भी हम मेन जो हमारी जगह है, सेंसिटिव जगह है, वहां पर हम उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा सीलिंग हम प्रॉपर करें ताकि उसके अंदर एयर या वाटर लीकेज ना हो, या वहां से बाहर कुछ ना जाए। कीप अवे वाटर सोर्स, जो पानी का सोर्स है उसके आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पानी अगर किसी भी तरीके से अंदर चला गया तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और फ्लूइड विस्कोसिटी, पीएच लेवल जो है वो हमें चेक करते रहना है। अगर उसकी विस्कोसिटी कम ज्यादा हो रही है तो भी वो गलत है। ठीक है, और उसकी एसिडिटी अगर बढ़ रही है तो भी गलत है। तो हमें उसको भी मेंटेन करके रखना है। और फिल्टर जो लगाए हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करना, और उनको जैसे ही लगे खराब हो गए हैं उनको रूटीन में चेंज भी करते रहना। और जो पाइप वगैरह यूज करे वो नॉन कोरोसिव हो हमारी, यानी कि वो रस्ट पकड़े ही ना, या जो ऑयल यूज करे उसके कंपेटेबल हो। और एक है थ्रेड सीलेंट्स जो यूज करते हैं, वो पाइपों में, इसकी फ्लूइड वाली पाइप में या हाइड्रोलिक सिस्टम में हम उसको यूज ना करें। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कंटामिनेशन को रोकने के लिए। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में इतना ही। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, इसके बाद हम उसके बाद करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। इसको एक बार दोबारा से देख लेना शुरू से, और जहां डाउट हो वो पूछ लेना। ठीक है, टिल देन बाय।